हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक टू रियल फिजिक्स। बहुत ही प्यारी सीरीज जो कि हम लोग देख रहे हैं, जे एडवांस ओरिएंटेड, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग डील कर रहे हैं। यूडोप की एक से एक अच्छी प्रॉब्लम अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, टाइम के साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं जो कि हमें जे एडवांस के एग्जाम में काम में आएगा। ओके, तो चलिए गाइज, आज की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, यदि आप लोगों ने न्यूरा लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी के अभी डाउनलोड करिए गाइज। और एक बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहेंगे कि जे एडवांस का टेस्ट सीरीज न्यूरा लर्निंग ऐप में आ चुका है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें वो टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं। अपने सामने ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोग फिगर से समझ गए होंगे, इरोडोप का फिगर है ये। इरोडोप से फिगर कट किया गया, आइरोडोप से कट किया हुआ ये फिगर है ना। इरोडोप का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे बनेगा। लेकिन पहले पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को पूरा सुनिएगा, समझिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है और क्या करना है, कैसे करना है। ओके, और एक बात और, वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद से पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। बनता है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। नहीं बनता तो आप स्टेप बाय स्टेप आकर के मेरे साथ मैच करिए, देखिए कि आपसे कहां पे गलतियां हुई, कहां पे गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए थी। इस तरीके से एनालाइज करेंगे ना तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। A body of mass small m was slowly hauled up the hill by a force F, which at each point was directed along a tangent to the trajectory. Find the work performed by the force if the height of the hill is h and length of its base is l and the coefficient of friction is k. क्वेश्चन में ये बोला है कि एक ब्लॉक है जिसको यहाँ से पकड़ करके और ऐसे लेके जाया जा रहा है टॉप ऑफ द हिल तक। ठीक है, एक कर्व के अलॉन्ग, उस कर्व के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कर्व का किसी भी तरीके से हमें ट्राजेक्ट्री का कोई आइडिया नहीं है कि कर्व कौन सा ट्राजेक्ट्री, मतलब क्या पाथ है उसका, है ना। बस एक कर्वी पाथ दिख रहा है और बताया गया है कि इस फोर्स F के द्वारा वो पर्टिकुलर ब्लॉक को हिल के टॉप में लेके गया है। ठीक है ना, और इस बात का ध्यान रखा गया है कि वो स्लोली मूव कराया जाए। कैसे? स्लोली स्लोली स्लोली, मतलब वेलोसिटी में कोई गेन नहीं देखने को मिल रहा। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, उस फोर्स F के द्वारा कितना वर्क डन किया गया होगा। फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स इन होल जर्नी। ओके, देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आइदर आप एक काम करिए कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और उसके बाद आप उसके द्वारा वर्क डन निकाल लीजिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि भैया ये सब करो ही मत, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्यों मल्टीपल स्टेप्स की तरफ अपन आगे जाएं। अपन डायरेक्ट ऐसा करते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में तो चाहे कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, चाहे स्यूडो फोर्सेस हो, सबकी वजह से किया गया वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वही लगा डालेंगे और लाइफ में खुशियां पा जाएंगे। तो चलो भाई, अपन ना इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या कैसा इसका सॉल्यूशन होगा। बट मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। ओके, और फिर मेरे साथ सॉल्व करिए। मैं तो इसको सॉल्व करके दिखा ही रहा हूं A to Z। अच्छा, एक बात और, जितने भी प्रॉब्लम्स इसके पहले आप लोगों ने देखे होंगे, जितने भी आप सेशंस करते आए, मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने पूरे सेशंस किए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जे एडवांस में मिनिमम 50 से 60 नंबर इंक्रीज करवा सकता हूं मैं और मेरी टीम मिल करके। लेकिन यदि आप पूरे सेशंस करेंगे तब, जितने भी सेशन आने वाले हैं प्लीज उन्हें ज्वाइन जरूर करिए। ओके, चलिए ध्यान से देखते हैं। इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर बॉडी को उठा करके और ऐसे लेके जाया जा रहा है। ठीक है, पूरी जर्नी में ध्यान से देखा जाए, पूरी जर्नी में ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर ध्यान से देखा जाए तो कौन कौन वर्क कर रहा होगा। एक तो फोर्स F लग रहा होगा, ठीक है, साथ में इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा नीचे की ओर mg। ओके, और साथ में सिंपल से लॉजिक है, यदि उस बॉडी का मूवमेंट ऊपर की ओर हो रहा है तो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए टेंजेंशियली हमें एक फ्रिक्शन मिलेगा जो कि उसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा होगा। क्लियर है? क्या पूरी जर्नी में बॉडी स्लोली मूव कराई गई है? यस, बॉडी बहुत ही स्लोली मूव कराई गई है। मतलब देयर इज नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली बहुत ही इसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबली स्मॉल रही होगी, फाइनली भी नेग्लिजिबली स्मॉल रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल एजेंट्स। ओके, ग्रेट। सो फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो एज वेल एज इनिशियली इट वाज जीरो, है ना, बिकॉज स्लोली मूव कराया है तो कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। नाउ वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल एजेंट्स, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स F प्लस वर्क डन बाय दैट फ्रिक्शन
प्लस वर्क डन दैट बाई दैट ग्रेविटेशनल पुल mg। ओके, नाउ हैंग ऑन, अब बात ये आती है कि क्या इसके अलावा और कोई फोर्सेस होंगे जिनकी वजह से किया गया वर्क डन होना चाहिए था वहां पे? यस, एक और फोर्स था नॉर्मल रिएक्शन एंड ऑफर्ड फ्रॉम दैट सरफेस, उसकी वजह से भी हमें वर्क डन कंसीडर करना चाहिए था। लेकिन नॉर्मल के ऑलवेज परपेंडिकुलरली बॉडी मूव कर रही है, सो नॉर्मल की वजह से किया गया वर्क डन ऑलवेज क्या आएगा? जीरो आएगा। सो वी विल नॉट कंसीडर इट हियर। ओके, आप चाहो तो लिख सकते हो बट कोई ऐसा उसका नीड नहीं था। ठीक है, चलिए, तो मुझे यहां से समझ में आ गया कि यदि वर्क डन बाई मुझे फोर्स निकालना है, एफ की वजह से कितना वर्क डन होगा वो यदि निकालना है, तो मैं ऐसा बोल सकता था कि वर्क डन बाई दैट फोर्स एफ शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? वर्क निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, है ना, उन पूरे का निगेटिव होना चाहिए, उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए, तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं फ्रिक्शन की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इनकी वजह से किया गया वर्क डन निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए मैं दूसरी स्क्रीन ले लेता हूं। ये मैं इसलिए डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि इसके बाद आप कभी भी लाइफ में गलतियां नहीं करेंगे यदि आप इसको पकड़ लिए तो। आज जो मैंने समझाया और आपने उसको पकड़ लिया तो हम फुली कॉन्फिडेंट कि इसके बाद आप कभी गलतियां नहीं करेंगे। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कोई भी ऐसी सरफेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं मैं, यहां पे आपने एक बॉडी को ऊपर की ओर से मूव कराया, जैसे ही मूव कराया आई डोंट नो, ठीक है, ये सरफेस रफ है जिसका कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो के है मान लो, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम खुद से सोच के बताओ, ये लेंथ यदि h है, यदि ये लेंथ h है, ठीक है, या फिर ये लेंथ मान लो कैपिटल L है, तो ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर बॉडी पे फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन हो जाएगा? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन वो हो जाएगा माइनस का एफ आर इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एल। अच्छा, अब माइनस साइन क्यों आया? बिकॉज यदि ये बॉडी ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो रही होगी तो फ्रिक्शन नीचे क्यों लग रहा होगा? तो फ्रिक्शन एक तरह से उसको अपोज कर रहा होगा, उसके मोशन को, सो नेगेटिव वर्क डन। आप ध्यान से देखो तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या लिखिएगा? एफ आर इक्वल टू लिखिएगा म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? क्यों ऐसा लिखा? एम जी कॉस थीटा इज नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? म्यू इंटू एन, है ना, इस बॉडी पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? इधर की ओर होगा, जो कि एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। दैट्स व्हाई हमने लिखा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन एन। तो ये आ जाएगा माइनस का म्यू एम जी, वेयर म्यू इज, म्यू मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू मतलब के था ना, तो के एम जी एल कॉस थीटा। क्लियर है? अब तुम खुद से सोच के बता, एल कॉस थीटा इस ट्रायंगल में कौन सी लेंथ है? यही वाली लेंथ है, मान लो ये स्मॉल लेंथ है, स्मॉल एल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का के एम जी इंटू एल। ओके, हमें फर्क नहीं पड़ा कि ये लेंथ कितनी थी या उस लेंथ का नेचर कैसा था, मुझे कतई फर्क नहीं पड़ा। अभी ये पूरा सिमेट्री, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन है इसलिए ऐसा बोल दिए। यदि स्ट्रेट लाइन ना होते, मान लो कर्व के फॉर्म में होता, ऐसे होता, कुछ भी होता, तो हम फिर छोटी सी लेंथ कट करते यहाँ पे, है ना, और जब छोटी सी लेंथ कट करते तो फिर से वही आता कि ds cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? ds cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन कराते तो ये पूरा जुड़ करके यही वाली लेंथ बन जाती। ओके, जब इसका इंटीग्रेशन कराना जाते नेट वर्क डन निकालने के लिए, यदि कर्वी पाथ होता तो इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता, कर्वी पाथ नहीं तो इंटीग्रेशन के बिना हो गया। तो मुझे समझ में आया कि जो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस के एम जी इंटू ये वाली पर्टिकुलर लेंथ दैट इज एल। ओके, बहुत अच्छे। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किया गया वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। तो ध्यान से देखा जाए तो पूरी जर्नी में mg, दिस इज द फोर्स, माइनस mg माइनस, क्लियर है, एक पर्टिकुलर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा होगा, क्लियर है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखा जाए तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सीधा सीधा कि ये पर्टिकुलर लेंथ उसका कौन सा कंपोनेंट? ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना रहता? एल साइन थीटा, क्लियर है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का एम जी इंटू ये हाइट मान लो h थी, तो ये आ गया माइनस का एम जी एच। मतलब मुझे समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो वर्क डन है वो इस हाइट पर डिपेंड कर रहा है और फ्रिक्शन की वजह से जो किया गया वर्क डन है वो इस लेंथ पर डिपेंड कर रहा होगा। सो उस बेसिस पे मैं एक काम करता हूँ, वहीं पे लौटता हूँ वापस, अपने इन रिजल्ट्स के पास वापस आता हूँ और देखता हूँ। ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा वर्क डन निकालने के लिए, इस बॉडी पे किया गया वर्क डन निकालना फोर्स एफ के द्वारा, तो मैं एक काम करता हूँ, फ्रिक्शन की वजह से किया गया वर्क डन लिखता हूँ माइनस का, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से किया गया वर्क डन, क्लियर है, वो आ जाएगा माइनस के एम जी इंटू दिस पर्टिकुलर लेंथ एल।
क्लियर है? चलो ये तो हो गया हमारा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। उसी तरह वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल वो कितना हो जाएगा, माइनस का mg इंटू दैट हाइट h। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्रिक्शन की वजह से तो नेगेटिव वर्क डन बच गया हमें, क्योंकि भैया फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा उसी मोशन को, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्यों नेगेटिव वर्क डन? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल कहाँ क्यों लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। सो बेस्ड ऑन दैट एंगल इज व्हाट, ऑब्ट्यूज, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का, ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि भैया cos थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आ गया अपना माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करा लो, तो वर्क डन ड्यू टू दैट फोर्स F की वैल्यू आ चुकी होगी एक तरह से, वर्क डन ड्यू टू दैट फोर्स F इज इक्वल टू आ चुका होगा हमारा KmgL प्लस mgh। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है? आसानी से अपन लोगों ने आंसर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मैंने वही करा है, मैंने एक सिंपल सा तरीका लिया, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, मैंने एक सिंपल सा केस लेके समझा दिया आपको। आप चाहते तो इसी में कर सकते थे। कैसे? एक छोटा सा सेक्शन कट करते, उसके लिए वर्क डन निकालते, इंटीग्रेट कराते, तो जब छोटा छोटा ds cos थीटा जुड़ता ना, जब dr cos थीटा, तो वो ये वाला लेंथ बन जाता, सारा छोटा छोटा dr cos थीटा सब जुड़ के ये वाला लेंथ बन जाता। उसी तरह dr sin थीटा का जब मल्टीप्लाई कराते तो ये वाला लेंथ जुड़ करके मेन हाइट बन जाती। गॉट इट? सो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं थी। बेस्ड ऑन दैट ये जो हमारे एक्सप्रेशंस आए उनका हम लोगों ने वहां पे यूज कर लिया और हमें वर्क डन ड्यू टू दैट फोर्स F पता चल गया। आसानी से, आसान शब्दों में हमें आइडिया लग गया कि उस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ रहा होगा। इरडोप की प्रॉब्लम थी लेकिन बहुत आसान थी। क्यों? क्योंकि इसमें जब स्लोली बोल दिया तो मुझे आइडिया लग गया कि भैया काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस तो होंगे नहीं, सो अपन लोग वर्क एनर्जी थ्योरम एक स्टेप में लगा के आगे बढ़ सकते थे। अच्छा, इसी को हम लोग यदि चाहते तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की वजह से कर सकते थे। उससे कैसे करते? उससे तुम्हें ऐसा करते कि तुम देखते कि इस पर्टिकुलर बॉडी पे जो फोर्स F लग रहा है वो एक तरह से देखा जाए तो mg और फ्रिक्शन जो है, mg और जो फ्रिक्शन है उनकी वजह से लग रहा होगा। क्लियर है? तो तुम क्या लिखते, ध्यान से देखो, बॉडी मूव ना करे, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है ना। बॉडी मूव करे लेकिन एक्सेलरेट ना करे, ऊपर की ओर फोर्स F लग रहा है, इधर की ओर mg लग रहा है, क्लियर है, और इधर की ओर फ्रिक्शन लग रहा है। अब तुम सोच के बताना खुद से, बॉडी के पास एक्सेलरेशन 0 रहे, मतलब यदि एक्सेलरेशन रहेगा तो बॉडी वेलोसिटी गेन कर लेगी, लेकिन वेलोसिटी गेन नहीं करनी चाहिए, यही बोला गया है। तो एक्सेलरेशन 0 रहे, उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि अप्लाइड फोर्स जो है वो इन फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए, नॉर्मल। अब ध्यान से देखो तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन n भी लग रहा होगा, तो ये n तो बैलेंस हो जाएगा mg के उस कंपोनेंट की वजह से। क्लियर? ये एंगल थीटा हो जाएगा तो mg cos थीटा से बैलेंस कर जाएगा। तो इस mg का एक कंपोनेंट लग रहा होगा इधर की ओर, मैं डायरेक्टली इसको ना दिया इधर की ओर, mg sin थीटा। अब बॉडी एक्सेलरेट ना करे इन दिस डायरेक्शन, तो सिंपल सा लॉजिक है कि फोर्स F शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। अब म्यू mg cos थीटा क्यों लिखा है? म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इंटू n है ना, नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू n। तो ये हमारा आ गया फोर्स। क्लियर है? अब इस फोर्स की वजह से किया गया वर्क डन, तो क्या लिखते हैं, वर्क डन इक्वल टू लिखते हैं F डॉट dr का इंटीग्रेशन छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट की वजह से। क्लियर है? तो जब ये लेके जाते तो ये लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ mg sin थीटा इंटू dr। क्लियर है? प्लस ऐसा करो कि सब कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, है ना, तो mg कांस्टेंट की तो बाहर आ गया, अंदर बचा dr sin थीटा। क्लियर है? जहाँ पे f की वैल्यू पुट किए दे रहे हैं वहाँ पे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ से kmg, म्यू मतलब k था ना, kmg बाहर आ गया, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dr cos थीटा। अब तुम खुद से सोच के बताओ, dr sin थीटा मतलब कौन सा कंपोनेंट था? dr sin थीटा का मतलब ये वाले कंपोनेंट्स हैं। जैसे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे यदि ये डिस्प्लेसमेंट है मान लो, तो इसका ये लेंथ है dr cos थीटा, ये लेंथ थी dr cos थीटा, ये लेंथ थी dr sin थीटा। ठीक है? अब तुम खुद से सोच के बताओ, सारा छोटा छोटा dr sin थीटा जुड़ता तो ये कैपिटल H बनता, और सारा छोटा छोटा dr cos थीटा जुड़ता तो ये वाला लेंथ बनता। तो भैया वर्क डन तो वही जाता ना, वर्क डन तो अपना वही आ जाता ना। यहाँ से ध्यान से देखो तो ये बन जाता mg इंटू h, ये h थी, प्लस kmg इंटू l।
डी आर कॉस थीटा क्या होता है, एल, देखो वही आंसर आ गया। तो आप उसी को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते थे, उसी क्वेश्चन को आप चाहते हैं तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की मदद से कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि आप उसको किसकी मदद से करना चाहते हैं। इट्स ऑल अपॉन यू। ओके गाइस, आई होप सो कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम में मजा आया होगा। इरोडोव का प्रॉब्लम यदि मैंने आपको बोला तो आपने इससे कुछ कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट सुने होंगे। क्वेश्चन ये क्लिक कर जाए तो जेईई मेन लेवल का भी नहीं बचेगा, लेकिन क्लिक ना करे तो जरूर एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। ओके, इसको हम मीडियम एडवांस लेवल मान सकते हैं। इजी भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि यदि आइडिया नहीं लगे तो बच्चे जल्दी कंफर्म 4 ऑप्शंस में से एक गलत ऑप्शन लगा के आते हैं यदि आइडिया ना लगे तो। क्लियर है गाइस? तो चलिए, आई होप सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूरल लर्निंग ऐप को यार यदि अभी तक आप लोगों ने रेटिंग नहीं दी है तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। यदि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप एटलीस्ट इतना तो मुझे सपोर्ट कर ही सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और न्यूरल लर्निंग ऐप को प्लीज गाइस बहुत अच्छी रेटिंग्स दीजिए। बताइए कि आपको कैसे न्यूरल लर्निंग ऐप आपको मदद कर रहा है आपकी प्रिपरेशंस में। ओके गाइस, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।